नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ राज और आप देख रहे हो हाईवे नाइट। तो चलें दोस्तों आज की कहानी की सफ़र पर। दोस्तों ये झारखंड से कहानी आई हुई है। ये कहानी जो हमें भेजे हैं उनका नाम है विनोद। ट्रैक्टर ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का काम करते थे। तो चलिए क्या हुआ था उनके साथ में जानने की कोशिश करते हैं विनोद जी की ही शब्दों द्वारा। दोस्तों मेरा नाम विनोद है। मैं झारखंड के एक छोटे से गांव का रहने वाला। हम मेरे ही गांव का एक मेरा दोस्त जिसका नाम है संतोष। बहुत बचपन में हम लोग साथ खेलते थे, स्कूल भी जाते थे, मतलब अच्छी खासी दोस्ती थी। अब हम जवान हो चुके थे। मैं भी लगभग 25-26 साल का था और वो भी मेरी उम्र का आसपास का था। मैं अब गांव में ट्रैक्टर ट्रॉली चलाने का काम करता था, खेतों में जुताई उताई का काम करता था। आज जो संतोष था ना, पहले ही ये काम करता था हम लोग के साथ में ही, लेकिन वो शहर चला जाता है। और इसके बाद जब लौट के आता है ना, तब अच्छे अच्छे कपड़े पहन करके, अच्छे जूते चमकते हुए पहन करके, हाथ में घड़ी, आंखों पर बहुत बढ़िया चश्मा। मैं तो देख करके पहचान ही नहीं पाया कि वही संतोष है, मेरा दोस्त जो मेरे ही साथ मेरे ही काम करता था ट्रैक्टर चलाने का। आज इतना अमीर कैसे बन गया, ये पैसे वाला कैसे बन गया। मैं तो गांव में हूँ और मैं यही काम करता हूँ, मैं भी ट्रैक्टर चलाने का। तो मेरे पास में तो इतना पैसा नहीं आया। मेरा मालिक तो रो रो के पैसा देता था। तो इसको कौन सा कुबेर का खजाना हाथ लग गया। जब मेरा दोस्त मेरे पास में आता है ना, तब उसका राज पूछने लगता हूँ। वो मुझ पर ताने मारता है। मुझे बोला था एक बार कि विनोद तू मेरे साथ में चल, यहाँ पर अपनी लाइफ खराब कर रहा है। मेरे साथ चल, मेरे शहर में चल, मेरे ठेकेदार के पास तेरे जैसे लड़के को ज़रूरत है। तू अपना लाइफ यहाँ पर खराब कर रहा है, चल मेरे साथ में। तब मैं कहता देख भाई, मैं गांव छोड़ के जाने वाला नहीं हूँ। कम से कम अपने घर में तो रहता हूँ शाम के टाइम में। तू पता नहीं कहाँ कहाँ रहता है। और वो जो संतोष था ना, अय्यास किस्म का लड़का भी था। उसको दारू भी चाहिए और लड़की को तो चुटकियों में पटा लेता था। मैं शुरू से जानता था उसका ये जो लक्षण थे आज के नहीं थे, बहुत पहले से थे। लेकिन उस टाइम में परिवार के दबाव में रहता था, थोड़ा चोरी छिपे चलता था। लेकिन अब शहर में था, खुला सब कुछ चल रहा था, पैसे भी कमा रहा था अच्छा खासा। वो मुझे फिर लालच देने लगा, कहने लगा विनोद कब तक तू यहाँ सड़ता रहेगा। अरे यार मेरे साथ में चलना, मैं अपने ठेकेदार के पास तुझे नौकरी दिलाऊंगा, एक साथ हम लोग रहेंगे, खाएंगे पिएंगे, वहाँ तो मौज ही मौज है। मैं भी अंधा हो गया था उसकी लालच में आकर के, उसकी बातों के लालच में आकर के मैं अंधा हो चुका था। मैं अपने परिवार से बोलता हूँ तो मेरे माता पिता मुझे मना करते कि नहीं बेटा, लालच नहीं करना चाहिए, जो तुम कमा रहे हो ना इतने में हम लोग खुश हैं, और क्या ज़रूरत है। लेकिन वही लालच मुझे चैन से नहीं जीने दे रही थी। मुझे लग रहा था कि मैं अपनी ज़िंदगी खराब कर रहा हूँ। जैसा मेरे दोस्त ने कहा था कि तू अपनी लाइफ को यहाँ बेकार कर रहा है, मुझे भी लग रहा था। मैं अपने माता पिता को समझाता हूँ, आखिरकार वो मान जाते हैं। मैं अपने दोस्त के साथ, संतोष के साथ शहर पहुँच जाता हूँ। मैं जब उसके कमरे में जाता हूँ ना, तो आंखें चौंधिया जाती है। बढ़िया सा पलंग, पर्दे लटके हुए, खाने पीने का मौज वहाँ पर। मैं तो उसकी ठाट बाट देख करके हैरान रह गया था। कहाँ देसी दारू पीने वाला, अब उसके पास तो अंग्रेजी दारू दारू की बोतलें, उसके पास तो एकदम दारू अंग्रेजी वाला। मैं तो देख करके हैरान रह गया था। मतलब महंगे वाले दारू पीता था, शौक इसके महंगे हो चुके थे। मैं तो हैरानी से हर तरफ देख रहा था। और तब मुझे मुस्कुरा के कहने लगा, देखो विनोद, असली ज़िंदगी इसको बोलते हैं, जहाँ पर मैं अब रहता हूँ। देख लिया ना, मैं तुझे समझाता था कि चल विनोद, चल मेरे साथ में चल, लेकिन तू तो उसी नरक में रहना चाहता था। अब मैं उसकी बात को समझने लगा था कि मेरा साथी, मेरा दोस्त सही तो कह रहा था। अब तक मैं भी ना जाने कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया होता अगर इसकी बात को मान लेता। खैर, जैसे उसने बोला था, ठेकेदार के पास मुझे नौकरी दिलवा देता है। और वो ठेकेदार था ना, उसके बहुत सारा काम चलते थे, पार्ट टाइम ओवर टाइम सब कुछ लगता था, अलग अलग काम चलता था। दिन में कहीं और पर हम ट्रैक्टर से माल उठाते थे, रात के टाइम कहीं और पर माल चलता था।
रात को हम 12-1 बजे तक काम करते थे। पैसा तो डबल मिलना ही था, ऊपर से सैलरी भी अच्छी खासी थी। गांव से तो दुगना सैलरी थी, ऊपर से ओवर टाइम। इसी पैसे से तो संतोष इतना आगे बढ़ा हुआ था। मैं रात जान चुका था कि भाई अगला परिश्रम करता है, ओवर टाइम भी करता है और रात दिन मेहनत करता है, तब तो इसके पास पैसा जमा हुआ है और तब ये ठाट बाट से रहता है। मुझे कहने लगा तू भी परिश्रम कर, देखना मेरे से तू आगे निकलेगा। मैं जानता हूँ मेरे से ज़्यादा तू परिश्रम करने वाला व्यक्ति है, मैं तो थक भी जाता हूँ और तब इन बोतलों का सहारा लेता हूँ। अब इस तरह से हमारी नई जिंदगी शुरू हो गई थी। संतोष और मैं एक ही घर में रहते थे। जो भी खर्चा वर्चा होता था हम आधा आधा बांट लेते थे, लेकिन मैं दारू के लिए उसको एक पैसा नहीं देता था। मेरी शुरू से आदत थी, गांव से लेकर के अभी तक। मैं कहता था कि और काम के लिए मुझसे पैसा तू ले ले, लेकिन मैं दारू के लिए पैसा नहीं दूंगा। वो हंसता था, मुझ पर मजाक उड़ाता था, लेकिन दारू मुझे ज़रूर पिलाता था। उसी ने मुझे दारू भी सिखाई थी। और क्या था, अब हम मेहनत कर रहे थे, मैं भी पैसा जोड़ रहा था और ये भी संतोष भी अपना पैसा जोड़ रहा था। लगभग 2 महीना हो चुका था। मैं 2 बार अपने गांव जा चुका था। मेरे पिताजी, मेरा परिवार इस काम को देख करके बड़ा खुश था। अच्छा पैसा कमा रहे हो बेटा, लगन से करना, देखो किसी को धोखा मत देना। मेरे माता पिता सब कुछ अच्छी बातें सिखाते थे और यहाँ तक कहते थे कि बेटा तू शहर में गया, कहीं नशे वशे तो नहीं कर रहा है। मैं पिताजी से कभी झूठ नहीं बोलता था, लेकिन उस टाइम मुझे झूठ बोलना पड़ता था, वो भी नजरे झुका करके कि नहीं पिताजी मैं ऐसे काम में कभी नहीं पड़ा हूँ। अब शहर में फिर वही काम, ट्रैक्टर चलाने का, पैसा कमाने का, और कभी कभी रात को 1 बज भी जाती थी। लेकिन जो साहब थे ना संतोष, इतना मेहनत नहीं करते थे, क्योंकि उनकी सैलरी भी अब अच्छी खासी हो गई थी, मेरे से सीनियर थे। अब वो मुझ पर तो अब एक तरह से रुआब चलाते थे। खाना पीना हम लोग ज़्यादातर होटल से ही मंगाते थे। इतना अब सुबह निकलना पड़ता था, देर को आना पड़ता था, तो खाना बनाने के किसके पास में फुर्सत थी। होटल से पैक करा के लाते, कभी मैं लाता और कभी संतोष लाते। हिसाब हमारा बराबर होता रहता था। और एक कॉलोनी में, जिस कॉलोनी में हम रहते थे, जिस घर में हम रहते थे, उसमें और भी 5-6 कमरे थे। उसमें एक खूबसूरत लड़की आती रहने के लिए अपने माता पिता के साथ में। अब ये संतोष तो थे, लड़कियों के दीवाना थे, एक नज़र में उनको लड़की पसंद जाती है और इसके बाद तो डोरे डालने लगते हैं, उस लड़की को पटाने के चक्कर में लग जाते हैं, आसपास उसके घर के मंडराने लगते हैं, उसके माता पिता से दोस्ती कर लेते हैं, पिता को पटा लेते हैं, दारू पिलाते हैं अपने घर में ले आकर के। लेकिन इतना सब करने के बाद भी वो लड़की को टच भी नहीं कर पाते। लड़की उनके काबू में नहीं आती है, उनके हाथ आती ही नहीं है। और तब संतोष बहुत गुस्सा होते थे, मुझसे कहते थे, मैं भी उनको समझाता था कि देखो संतोष भाई, ये कॉलोनी का मामला है, आप इसको छोड़ दो। अरे तुम्हारे पास में ना जाने कितनी लड़कियां होंगी, छोड़ो इस लड़की को, इसको भूल जाओ। लेकिन संतोष बहुत जिद्दी किस्म का इंसान था। कहता था कि देख, इसके परिवार पर मैंने बहुत खर्च किया, इसके पिता को मैंने कर्ज भी दिया और इसके बाद दारू पिलाता हूँ तेरे सामने में, तो कम से कम उस लड़की को एहसान तो मानना चाहिए। तब मैं कह लिया, भाई एहसान वो कैसे मानेगी, उसका अपना मन है, वो किसी और से प्यार करती है, तुमसे नहीं करती है। तुम उसके साथ में ऐसा ज़बरदस्ती नहीं कर सकते कि मैं तुम्ही से प्यार करता हूँ, वो तुमसे थोड़ी प्यार करेगी। उसका मन है, जिसका वो पसंद करे उसके पास वो दोस्ती करेगी, उससे बात करेगी, कोई ज़बरदस्ती तुम्हारे पास थोड़ी वो आ जाएगी। लेकिन मेरी बातों को समझाने का असर नहीं पड़ रहा था, वो एकदम धुन में लग गए थे। कई बार जब मेरे साथ में दारू पीते रात को, तब मेरी तरफ देख के कहते, देखना विनोद, एक दिन लड़की मेरे पास में खुद चल के आएगी, मुझसे माफ़ी मांगेगी। तब मैं उनकी बात पर हंस देता था कि भैया वो बहुत ही शरीफ लड़की है, वो तुम्हारे चक्कर में कभी नहीं फंसेगी। तब वो ज़्यादा नाराज़ हो जाते थे, चैलेंज करते थे कि विनोद देख लेना, एक बार मैं अपने घुटनों पर उसको झुकवा दूंगा, मेरे घर पर आके दरवाज़ा खटखटाएगी, तुम भी यहीं पर रहोगे, तब देख लेना
मेरा पावर, मेरी शक्ति। मैं मजाक में बोलता था, ऐसा कौन सा आपके पास में शक्ति है जिससे उस लड़की को अपने काबू में कर लोगे। अब इतने दिन तो हो चुका, काफ़ी पैसा खर्च कर चुके उस पर, उसके परिवार पर, और तभी भी वो लड़की तुम्हारे को हाथ नहीं रखने देती है। अब क्या तुम उसका बिगाड़ लोगे। मैं तो मजाक में बोलता था, लेकिन उस बात को सीरियस ले लेते थे और कहते थे कि देख लेना, कुछ ही दिन की बात है, अब मैं उसको काबू में जरूर कर लूँगा। मैं पूछता था कि ऐसा क्या करने वाले हो, कौन सा जादू करने वाले हो। और तब कहता था कि हाँ, जादू ही तो है, जादू करूँगा, अब देख लेना वो हमारे घर तक पहुँच जाएगी, तुम भी तो यहीं रहोगे ना। मैं मजाक में लेता था, ऐसा कौन सा जादू जानते हैं भाई संतोष, मेरे साथ में रहने वाले, मेरे गांव में एक साथ रहना। अभी तक तो मैं जादू के बारे में नहीं जानता था, क्या सचमुच कोई जादू जानते थे। लेकिन एक रात, वो संडे की रात थी, उस टाइम दोपहर के बाद हमारा काम बंद हो गया था और कोई काम चल नहीं रहा था, हमारे पास टाइम ही टाइम था। और फिर हम अपने कमरे में खाना पीना यही सब करना, आराम करना और कपड़े वपड़े धोना जो गंदे हो चुके थे, यही सब करते करते शाम हो चुकी थी। आज जो संतोष भाई थे ना, दोपहर से बाद में खाना पीना खा करके वो गायब हो चुके थे। मैं उनसे पूछा नहीं कहाँ जा रही हूँ, मैं अपने कपड़े वपड़े धोने में लगा हुआ था। और उसके बाद वो नए नए कपड़े पहन करके अपना चल दिए। जब रात हो गई ना, करीब 11 बज गया ना, तो मुझे उनकी चिंता होने लगी कि भाई कहाँ रह गए, अभी तक लौटे नहीं, अभी तक नहीं लौटे। लेकिन वो लौटते हैं 12 बजे के आसपास में, नशे में होते हैं। अब तो रोज़ का आदत था, मेरे लिए कोई नई बात नहीं थी। मैं दरवाज़ा खोलता हूँ तब आते हैं और कहते हैं, देख विनोद, आज मैं वो काम करने वाला हूँ, देख लेना, आज जो मैं उस पर जादू करूँगा ना, वो लड़की खुद ही खुद इसी वक्त दौड़ के आएगी, मुझसे माफ़ी मांगेगी, देख लेना। मैं देख रहा था कि नशे में थे, नशे में अक्सर बहक जाया करते थे। और तब मैं कहता हूँ, देखिए रात ज़्यादा हो गई, आधी रात हो गई है, अब सुबह काम पर भी जाना है, आप आराम कर लो। और तब मुझे डांटने लगे, कहने लगे, भाई तू सो जा, मैं अपना काम खुद कर लूँगा। क्या काम करने वाले थे। मुझे तो लगा था कि बस मजाक है। मैं भी थका हुआ था और अपने बिस्तर पर पड़ जाता हूँ। लेकिन जब कुछ धुआं हुआ उठने लगता है, कुछ चीज़ महकने लगती है, मेरी आंखों में कुछ जलन सी होने लगती है, तो मेरी आंख खुल जाती है। मैं उठ करके देखता हूँ कि कमरे के अंदर में धुआं कर रखे थे, थोड़ी सी मात्रा में आग जला रखा था और उसमें ना जाने क्या क्या चीज़ डाल रहे थे, कुछ मंत्र भी पढ़ रहे थे। ये सब देख करके मैं हक्का बक्का रह गया। मैं आवाज़ दिया, अरे भाई साहब क्या कर रहे हो, रात के टाइम में देखो कितना घर में धुआं भर गया है। और तब वो मुझे मोड़ कर देखे भी नहीं, ना मुझसे बात किए, अपने काम में लगे रहे। मुझे लगा ये क्या पागलपन है, एक लड़की के लिए ये सब इतना सब कर रहे हैं, क्या क्या ज़रूरत है, क्या करने की ज़रूरत है उस लड़की के बारे में, जब लड़की उनसे प्रेम नहीं करना चाहती, कोई ज़बरदस्ती थोड़ी है। ये कर क्या रहे हैं, कौन सा जादू कर रहे हैं, क्या जादू करने से लड़की इनके काबू में आ जाएगी, कहाँ से सीखे जादू, कौन इनको सिखाया। मेरे मन में तो बहुत सारे प्रश्न थे, लेकिन प्रश्न का जवाब देने वाला खामोश बैठा हुआ था। वो मुझसे कोई बातें नहीं कर रहे थे, वो तो अपनी आंखें बंद करके कभी मंत्र पढ़ रहे थे, आंख खोलते तो जलती हुई आग में हवन करने लगते थे, ना जाने क्या क्या पूजा के सामान लाए थे उस आग में डालते थे। एक बदबू सी उठती थी, कभी खुशबू उठती थी। मैं तो परेशान हो गया था, मुझे लगा कि मेरा दम घुट जाएगा। मैं फ्रेश हवा में जाना चाहता था, लेकिन आधी रात हो चुकी थी। लेकिन मैं कब तक सहता, गर्मी का टाइम था, सर्दी होता तो बात भी अलग थी कि मैं कहाँ जाऊँ। अरे गर्मी के टाइम कहीं भी बाहर में भी कुछ अच्छी जगह थी जहाँ पर हम आराम से बैठ सकते थे, सो सकते थे। मुझे लगा कि घर से बाहर निकल जाना चाहिए। ये तो मेरी बात सुनेंगे नहीं। मैं 2-3 बार बोल चुका था, लेकिन मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे थे। हाँ, मैं इनसे इस टाइम में उलझना भी नहीं चाहता था, मैं डर गया था। इसके बाद कमरे से निकल जाता हूँ। बाहर में एक नीम का पेड़ था और नीम के पेड़ के आसपास में चबूतरा बना हुआ था, तना सटा हुआ। दिन में गर्मी के टाइम में लोग जो कॉलोनी वाले थे यहाँ बैठ जाया करते थे, अब थोड़ा आनंद भी आता था। मैं भी उस चबूतरे पर जाके बैठ जाता हूँ, लेकिन थका हुआ था ना, आंखों में नींद थी। मुझे लगा कि ये तो पूजा ना जाने कब तक चलती रहेगी इनकी, यहीं आराम कर लेता हूँ। उसी चबूतरे पर लेट जाता हूँ।
कुछ देर के बाद नींद भी लग जाती है। और इसके बाद ऐसा लगता है कि जो नीम की पेड़ है ना, वो जोर जोर से हिलने लगती है। ऐसा मैंने कभी सपने में भी नहीं देखा था। आसपास में बिल्कुल हवा नहीं थी, लेकिन वो नीम के पेड़, ये खास करके एक डाली जोर जोर से हिलने लगती है। मुझे लगता है कि कहीं बंदर अंदर तो नहीं आ गए, क्योंकि वो इलाका भी था, बंदरों का कभी कभी आ जाया करते थे, कोई बड़ी बात नहीं थी। मुझे लगा कि कोई बंदर ही होगा तभी ये पेड़ को हिला रहा है, और कोई बात नहीं है। लेकिन जब वो पेड़ शांत नहीं होता, काफ़ी देर हो जाता, और मैं भी अब डर चुका था, कहीं बंदर भाई ऊपर है और फिर नीचे उतरेगा, कहीं मुझे घायल ना कर दे। मैं भी जो सो रहा था उठ के बैठ गया था। मेरा ध्यान बस पेड़ के ऊपर में था कि कब ये बंदर जाएगा और कब मैं आराम से सो जाऊंगा। लेकिन पेड़ तो हिलना बंद हो गया, बंदर तो मुझे कहीं नहीं दिखाई दिया। लेकिन उसी वक्त मैं जो नज़ारा देखता हूँ ना, मेरी आंखों में विश्वास नहीं होता है। मैं देखता हूँ कि पेड़ के डाली पर एक खूबसूरत लड़की दिखाई देती है, जिसके लंबे लंबे बाल हैं, सफ़ेद रंग का कपड़ा सूट सलवार पहन रखी है, आंखें बड़ा अजीब से दिखाई देती है, चमकती हुई। वो पेड़ के डाली से सीधा नीचे जंप लगा देती है। ऐसा लगता है कि जैसे हवा में तैर रही हो, जैसे हवा में उड़ रही हो। जमीन पर खड़ा होती है। हमारे कमरे की तरफ ही उसका रुख था। दरवाज़ा तो खुला हुआ था, मैं तो खोल के आ गया था कि कमरे में वो पूजा पाठ कर रहे थे, धुआं बढ़ रहा था। वो दरवाजे पर जाके खड़ी हो जाती है। जब मैं उसको उड़ते हुए देखा हवा में इतनी ऊंचाई से, मैं तो जैसे एक दंग रह गया था। मेरी तो बोलती बंद हो गई थी। मैं चिल्लाऊं क्या, मैं इतना डर चुका था उसको देख करके। मुझे लगा कि कोई भूतनी है भाई, नीम के पेड़ वाली भूतनी है। मैं अक्सर किस्से कहानियाँ गांव में सुना करता था कि ज़्यादातर नीम के पेड़, इमली के पेड़, बरगद के पेड़ पर ऐसी आत्माएं रहती हैं। मैं तो बहुत खौफ में पड़ गया था। और तब तक हमारे दरवाजे पर वो पहुंच चुके थे। कुछ देर तक दरवाजे पर खड़ी रही थी, लेकिन अगले पल मेरे आंखों के सामने से वो गायब हो चुकी थी। मतलब कमरे के अंदर प्रवेश कर गई थी। मेरा तो दिल धड़कने लगा था। अब क्या होगा? ये तो भाई साहब अंदर तंत्र मंत्र कर रहे हैं, संतोष भाई साहब। कहीं उनके तंत्र मंत्र का ये जो पूजा पाठ के वजह से तो ये लड़की, ये प्रेतात्मा नहीं तो आई है। मुझे यही लगने लगा, शायद मंत्र शक्ति का असर है, तभी ये प्रेतात्मा हमारे घर के अंदर प्रवेश किया है। अब क्या होगा? अब क्या होगा संतोष भाई, क्या होगा? मैं बहुत खौफ में भर गया था। आसपास में जो भी घर थे, सब लोग अपना दरवाज़ा बंद करके सोए हुए थे। सब नींद के मजे ले रहे थे, लाइटें बंद थी। अब मेरी हालत कुछ ज़्यादा ही खराब हो गई थी। उस वक्त मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। जब इंसान के शरीर में डर हो जाता है ना, तो बिल्कुल उसको समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं, गलत क्या है, सही क्या है, उसमें फर्क नज़र नहीं आता। मैं ऐसे ही शिकार बन गया था डर का। कुछ देर तो मैं कुछ सोच ही नहीं पाया था कि मुझे करना क्या चाहिए। मैं उसी चबूतरे पर बैठा हुआ था, दिल की धड़कन बढ़ी हुई। हाँ, मेरी आंखें मेरे घर के दरवाजे पर लगी हुई थी। लड़की तो अंदर चली गई थी, लेकिन ना तो अभी संतोष भाई का कोई आवाज़ सुनाई दे रहा था, धुआं तो ऐसे निकल ही रहा था। आखिरकार जब संतोष भाई का एक बार चीख सुनाई दी, और उसके बाद संतोष भाई भाग के दरवाजे पर आते हैं। शायद दरवाजे से बाहर निकलना चाहते थे, और तभी ऐसा लगा कि कोई हाथ पकड़ करके उनको अंदर खींच करके दरवाज़ा बंद कर दिया। धड़ाम से दरवाज़ा बंद हो चुका था। अब मैं वो पल में आज भी नहीं भूलता हूँ। मैं तो इतना खौफ में हो गया था, मैं चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन मेरे गले से आवाज़ ही नहीं निकल रही थी। ना जाने ऐसा क्या हुआ था मेरे शरीर को, मैं तो आज भी नहीं समझ पाता हूँ। वो वक्त रमेश भाई का, जो संतोष जी थे, उनका मदद करने का था, लेकिन मैं ऐसा कर ही नहीं पाता हूँ। उस वक्त मैं अपने पड़ोसियों को जगाता, उनसे मदद लेता, लेकिन मैं तो इतना सोच ही नहीं पाता हूँ। मैं उसी जगह पर जैसे मुझे लकवा मार चुका हो। बस मैं उस दरवाजे पर देखता हूँ, डरा हुआ हूँ, आंखों से आंसू गिर रहा है, चिल्लाना चाहता हूँ, लेकिन होठ बिल्कुल काम ही नहीं कर रहे हैं, मुंह काम ही नहीं कर रहा है, आवाज़ निकल नहीं रही है। और उधर रमेश भाई थे ना, 2-3 बार जरूर चीखे, लेकिन अब उनकी चीख शांत हो गई थी। एकदम शांति, जैसे कॉलोनी में शांति थी,
सब अपने अपने घर में मज़े से सो रहे थे। ऐसा ही मुझे अब महसूस होने लगा। क्या हुआ? मैं समझ नहीं पा रहा था कि आखिर वो प्रेतात्मा लड़की भाई साहब के साथ में क्या किया है, संतोष के साथ में ऐसा क्या किया है, ये शांति क्यों बनी हुई है। लेकिन कुछ ही देर के बाद मुझे होश आता है। मैं जैसे जल्दी से उठता हूँ और उन्हीं अंकल के पास जाता हूँ जिसकी लड़की से वो संतोष भाई प्रेम करते थे, एक तरफा प्रेम, लड़की नहीं करती थी। उन्हीं का दरवाज़ा पीटता हूँ, अंकल अंकल दरवाज़ा खोलिए, अंकल अंकल दरवाज़ा खोलिए। उनके परिवार के सब लोग, वो लड़की भी जग जाती है और उनकी पत्नी भी, और अंकल भी दरवाजे पर आ जाते हैं। मुझे देखकर कहते हैं, यार विनोद बेटा, बात क्या हो गया, ऐसा क्या हो गया, रात में आके दरवाज़ा पीट रहे हो। मैं बहुत कुछ बताना चाहता था लेकिन अंकल का हाथ पकड़ता हूँ, अंकल चलो मेरे साथ में, चलो अंकल से मेरे साथ में। वो पूछते रहे कि आखिर हुआ क्या है विनोद, कहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन तब तक मैं दरवाजे पर ला चुका था। अंकल, मैं बोलता हूँ उनसे कि घर के अंदर में मैंने एक प्रेतात्मा को नीम के पेड़ से उतर करके जाते हुए देखा। जैसे ही मैं ये बोलता हूँ अंकल भी डर चुके थे। क्या मतलब, कोई चुड़ैल थी? तब मैं बोला हाँ, कुछ ऐसी ही थी, इसी दरवाजे में अंदर गई है। और मेरे भाई साहब यानी संतोष जी अंदर ना जाने किस चीज़ का पूजा कर रहे, वो चीख रहे थे। एक बार तो मैं दरवाजे पर भागते हुए देखा था, लेकिन अगले पल एक हाथ उनको खींच लेता है, दरवाज़ा बंद कर देता है। और इसके बाद इस घर में शांति छाई हुई है। लग रहा है कि संतोष भाई साहब के साथ में कुछ हो गया है। आप कुछ कीजिए ना अंकल, कुछ कीजिए ना अंकल। अंकल तो डरे हुए थे, उनकी भी हिम्मत जैसे मेरे साथ में हुआ था टूट चुका था, मेरा भी हिम्मत टूटा हुआ था और उस अंकल का भी हिम्मत अब साथ नहीं दे रहा था। वो मेरी तरफ देख रहे थे। मैं कह रहा था कि आप मदद कीजिए ना, और तब जाके मैं हिम्मत बढ़ाता हूँ कि मैं हूँ ना आपके साथ में, अब मैं आप जो कुछ करना है कीजिए ना, और तब जाके वो दरवाज़ा पीटने लगते हैं। जैसे दरवाज़ा पीटते हैं ना, कोई जवाब नहीं आता है, लेकिन अगले पल जोर से दरवाज़ा पीटते हैं, दरवाज़ा खुल जाता है। मतलब अंदर से लॉक ही नहीं था, बस उसको भेड़ दिया गया था। अंदर लाइट जल रही थी, धुआं जो था बिल्कुल छट चुका था। मतलब जो पूजा पाठ हो रहा था वो आग कभी का बुझ चुकी थी। जमीन पर जब मैं देखता हूँ, जमीन पर संतोष भाई के शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था और वही चुड़ैल उनके सीने पर सवार थी। जैसे ही हम लोग को देखती है, एक पल के लिए उसकी आंखें और बड़ी हो जाती है, जैसे चीख करके कोई हमें सावधान करना चाहती हो। लेकिन जब अंकल को देखती है ना, इसके बाद वो उठ के खड़ी हो जाती है और उस दीवार में जैसे आर पार हो जाती है। मैं उसको बस एक बार देखता हूँ और इसके बाद वो गायब हो जाती है। मेरी तो हालत खराब हो गई थी। मैं इतना भूत प्रेत को कभी भी महसूस नहीं किया था। मैं तो अपनी आँख के सामने सब कुछ देखा था। किस्से कहानियाँ तो मैंने बहुत सुना था, लेकिन जब इंसान के आंखों के आगे सब दृश्य नज़र आता है ना, तो डर अलग ही होता है। और वही डर मेरे शरीर में बैठा हुआ था, हाथ पैर काँप रहे थे। मैं देख रहा था अंकल जी का कुछ ऐसा ही हाथ था। जो भाई साहब थे, संतोष भाई साहब, शरीर पे एक कपड़ा भी नहीं था। आखिरकार हम दोनों लोग हिम्मत करते हैं और जाते हैं। मैं उनके उल्टे सीधे कपड़ा पहनाता हूँ और अंकल उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर लगती है। घंटा डेढ़ घंटा निकल जाता है और तब संतोष भाई आँख खोलते हैं। आँख खोलते ही चीखने लगते हैं, जैसे वो लड़की उनके सामने में अभी भी हो। हम तो समझ जाते हैं दोनों को दोनों, अब मैं तो खास करके। और तब मैं कहता हूँ कि क्या हुआ भाई साहब, संतोष जी क्या हुआ, कौन थी वो लड़की, क्या उसी लड़की को आप पूजा पाठ करके बुला रहे थे? अंकल सामने थे, अगर अंकल नहीं होते ना तो नकार जाते। कहने लगे मैं कोई और पूजा कर रहा था, मैं किसी लड़की को नहीं बुला रहा था, मैं अपने मन की शांति के लिए कुछ पूजा कर रहा था। मुझे क्या मालूम वो लड़की हमारे पास में आ जाएगी। वो जो कहानी बताते हैं ना, तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जब उस लड़की घर में प्रवेश करती है ना, तब आंखें खुल कर देखते हैं तो वो भी डर जाते हैं। उनको तो उम्मीद थी कि जिस लड़की से मैं प्यार करता हूँ वो आएगी, लेकिन जब एक चुड़ैल को देखते हैं ना, तो उनकी हिम्मत जवाब दे जाती है। भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो लड़की अपना लंबा हाथ करती है, उनको कमरे के अंदर घसीट लेती है। और वही सब जो उस लड़की के साथ करना चाहते थे प्रेम, और वही चुड़ैल उनके साथ में प्रेम करने लगती है। ये सब इतना खौफ में भर चुके थे
कि आखिरकार वो बेहोशी में चले गए थे। ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा था उस लड़की को कमरे में जाते हुए, लेकिन अंदर जो हुआ था वो तो दरवाज़ा बंद था। लेकिन मैं समझ गया था कि आखिर संतोष जी के साथ में क्या हुआ था। होश में तो आ गए थे, नशा भी उनका उतर चुका था। अब जैसे सुबह का हम लोग इंतजार कर रहे थे। जब सुबह होता है, अंकल तो अपने घर में चले गए थे। उनको तो कहानी बस इतना समझ में आई थी कि गलत पूजा पाठ कर दिए थे। बेटा तुमको नहीं करना चाहिए था। कौन सा पूजा पाठ कर रहे थे? वो आत्मा तुम्हारे पास में आ गई, तुम कुछ गलत पूजा पाठ कर रहे थे इसलिए आई थी। उनको अभी तक समझ में नहीं आई थी कि पूजा पाठ कर रहे थे उन्हीं की लड़की के लिए। अगर वो जान जाते ना तो मामला कुछ उल्टा ही हो जाता। शुक्र था कि अपने घर पे चले गए। सुबह में जब बिल्कुल उजाला हो चुका था, तब जाकर के वो थोड़ा उनका डर कम हुआ था। मैं पूछ रहा था कि आपके साथ क्या हुआ था। वही बात बताए जो मैंने कल्पना किया था मन में, वैसा ही सब कुछ हुआ था। इसके बाद डर गए थे। कहने लगे मैं उसको छोड़ूंगा नहीं जो गलत मंत्र दिया था। मैं कहने लगा संतोष भाई जो हो चुका है ना उसको मिट्टी डालो, पानी डालो, उस बात पर ख़त्म करो, और आज के बाद ऐसा कोई काम मत करना। ये तंत्र मंत्र है ना, ये सबकी बस की बात नहीं है। तुम इस काम में कभी नहीं पड़ोगे। इसके बाद वो मेरी बात को मान गए थे और इसके बाद तो वो कॉलोनी छोड़ ही देते हैं। अब जहाँ वो वहाँ मैं। आखिरकार जो उनका मन में चल रहा था गलतफहमी उस लड़की से प्यार करने का, वो तो प्यार करते थे लेकिन लड़की उनको लायक नहीं करती थी। तब उनको समझ में आ गया था कि देखो किसी का प्यार जबरदस्ती नहीं पाया जा सकता है। कोई तंत्र मंत्र से किसी को अपने बस में तो जरूर कर सकता है, लेकिन तंत्र मंत्र में वो शक्ति भी होना चाहिए, तंत्र मंत्र भी सही होना चाहिए। लेकिन इतना करने के बाद में तुम उसकी शरीर को तो पा सकते हो, लेकिन उसकी आत्मा को, सच्चा प्यार को कभी नहीं पा सकते। मैंने उनको बहुत समझाया था कि आज के बाद आप गलत रास्ते में बिल्कुल नहीं जाओगे। हाँ, उसके बाद उनका बदलाव जरूर हुआ था। जब उनको झटका लगा था ना, चुड़ैल जब उनके पास में आई थी, उनसे प्रेम किया था, इसके बाद वो बदल चुके थे। नशा पानी भी धीरे धीरे कम कर दिया था और इतना जल्दी सुधर जाएंगे मुझे उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी विनोद जी की भेजी हुई। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, कोई अपने आप बीती है, तो आप मुझे ज़रूर शेयर कीजिएगा। दोस्तों ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए और हाई प्ले बटन को ज़रूर दबाइएगा। तो दोस्तों फिर मिलते हैं रात को ऐसी ही एक डरावनी कहानी के साथ में। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।